ओके जी, आगाज़ करते हैं आज के लेक्चर का तनहा। और इसमें आपको कल एक दो सवाल दिए थे बेसिकली, दो भी नहीं डेढ़ कहना चाहिए। एक सवाल तो क्वेश्चन बैंक का था, वो मुकम्मल सवाल था, वो डिस्कस कर लेते हैं। और उसके बाद फिर एक सवाल पास्ट पेपर का था जी, एप्पल कंपनी का वो सवाल। अच्छा, ये जो हमने सवाल नंबर 5 कल किया था पास्ट पेपर का एप्पल कंपनी वाला, इसमें मैंने आपको ये कहा था कि आपने परसेंटेज डिक्रीज़ निकाल लेना है। तो वो परसेंटेज डिक्रीज़ जो है वो मैं भी आपको निकालना सिखा देता हूँ कैसे निकालते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास जो है वो अब कल वाले आंसर्स नहीं हैं, लेकिन चलें सोल्यूशन मेरे पास मौजूद है, यहाँ से मैं देख लेता हूँ कि कल जो हमने वैल्यूज़ निकाली थी वो क्या क्या थी। तो एक काम करते हैं, कल वाला सोल्यूशन में 1 मिनट लगा के ज़रा बोर्ड पे उतार लेता हूँ, तो इट विल टेक ओनली 1 मिनट। जी, कल जो बात आपके साथ हुई थी वो हुई थी, कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पॉइंट्स का फ़र्क हो जाए तो उसकी माजरत, क्योंकि मुझे याद नहीं है, मैं तो यहाँ से देख रहा हूँ। ये था इसका आंसर, LCDs 0.167, 0.167। फिर मटेरियल अदर जो था 12.1। उसके बाद असेंबली लेबर, है जी 7.459। फिर है जी वेरिएबल FOH, है जी 14.667। और लास्ट में हमारे पास थे जी फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स 0.448। और टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट हमारी बन गई 40.452। कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स भाई ऊपर नीचे हो तो देख लीजिएगा, क्योंकि अब कल वाला आंसर मेरे पास नहीं है, अदरवाइज़ हम वही वाला यूज़ कर लेते, आप लोगों से मैं पूछ लेता, लेकिन अब नहीं है तो फिर मेरे पास यही ऑप्शन है कि मैं यहाँ से कर लूँ। ओके, और फिर हमने निकाली थी टारगेट कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट अहमद भाई, टारगेट कॉस्ट, सेल प्राइस। सेल प्राइस थी जी हमारे पास 48 की, और हमने टारगेट कॉस्ट निकालनी थी, ये बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकलेगी। और टारगेट मार्जिन निकालने का उसने हमें तरीका बता दिया था कि दैट इज 23% ऑफ सेल प्राइस, 23% ऑफ 48, दैट वाज 11.04। और टारगेट कॉस्ट हमारी बन गई थी 36.96 बैलेंसिंग फिगर के तौर पे। ले जी, ये सवाल का डाटा था जो कि कल हमने सॉल्व किया था, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं की थी होमवर्क करने की, तो थोड़ी सी आपको इस पर सुननी भी पड़ी थी, लेकिन हमें तो फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। हाँ, सुनाते रहे, हम कौन सा पहली दफ़ा सुन रहे हैं, हम तो रोज़ अम्मी अब्बू से भी सुनते हैं। अभी भी हम मोबाइल देख रहे हैं, एक हाथ में हमारे मोबाइल है, दूसरे हाथ में यूट्यूब पर लेक्चर चल रहा है, और अम्मी बोल रही हैं कि बेटा मोबाइल छोड़ के पढ़ लो, लेकिन नहीं, हम तो नहीं पढ़ रहे, हम तो मोबाइल देख रहे हैं, हम तो दूसरों के व्हाट्सएप स्टेटस पढ़ रहे हैं, हम तो दूसरों के फेसबुक स्टेटस देख रहे हैं। ओ माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त स्टेटस लगाया हुआ है, अजीब लोग हैं यार। नहीं यार अहमद भाई, देखिए पढ़ाई हो तो ऐसी हो, वरना ना हो, क्या ख्याल है? ये भी कोई पढ़ाई हुई भाई? हम क्या करते थे, हमारे पास 5-5 किताबें होती थी, 6-6 किताबें होती थी एक एक सब्जेक्ट की, 4 टॉपिक उधर से पढ़ने हैं, 2 उधर से पढ़ने हैं, 6 उधर से पढ़ने हैं, उसके बाद भी समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। ये मौजें लगी यार इन लोगों की, किताबें भी इनके पास हैं, पास्ट पेपर भी इनके पास हैं, सारा पैटर्न इनके पास है, सारे फॉर्मेट्स इनके पास हैं। फिर एक टीचर माशाल्लाह, जिसकी छुट्टी आप लोगों की ऐशी CA करके मेरी ऐशी होनी चाहिए, ये ऐशी इनकी लगी हुई है, आराम से घर बैठ के कंबल में कॉफ़ी का कप हाथ में पकड़ा हुआ है, दूसरा हाथ में मोबाइल, और आराम से लगे हुए लेक्चर देखने। कमाल के लोग हैं यार ये। खैर एनीवेज, जिसका जो नसीब फिर ऐसे ही है। ले जी, अब उसने कहा यह था सवाल में कि आप मुझे ये बता दें कि मैं अपनी एक्सपेक्टेड कॉस्ट को इस टारगेट कॉस्ट के बराबर लाना चाहता हूं। ये बेसिकली उसका सवाल था। अगर उसका सवाल ये था कि मैं अपनी एक्सपेक्टेड कॉस्ट को टारगेट कॉस्ट के बराबर लाना चाहता हूं, तो इट मींस कि मुझे यहां पे अपनी एक्सपेक्टेड कॉस्ट को बराबर करना पड़ेगा 36.96 के। लेकिन ये काम करने के लिए उसने कहा था कि जो आपकी परसेंटेज लेबर है वो आप मुझे बता दें कि वो परसेंटेज लेबर जो है वो कितनी मुझे डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस 36.96 के बराबर अपनी टोटल कॉस्ट लाना चाहता हूं, तो प्रोसेसर की कॉस्ट मेरी सेम रहेगी,
एलसीडीज की कॉस्ट सेम रहेगी, मटेरियल अदर की कॉस्ट सेम रहेगी, लेबर की कॉस्ट चेंज हो जाएगी, वेरिएबल एफओएच की कॉस्ट चेंज हो जाएगी और फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट चेंज हो जाएगी, सेम रहेगी। आई एम सॉरी, लेबर की कॉस्ट सिर्फ चेंज होगी, बाकी तमाम कॉस्ट जो है वो हमारी क्या रहेंगी, वो सेम रहेंगी। अच्छा, अब लेबर जो हमने कल कैलकुलेट की थी उसके अंदर हमने वो 32/60, उसके अंदर फिर हमने आइडल टाइम ऐड किया था प्लस 32/60 इंटू 11%, और फिर हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया था रेट के साथ। अब यहां पे अगर मैं इसको x एज्यूम कर लूं तो मेरे पास टोटल लेबर कॉस्ट आ जाएगी, और उस टोटल लेबर कॉस्ट को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा रेट। इसको लिखने का ना भाई एक तरीका और भी है, और वो तरीका ये है कि हम इसको इक्वेशन फॉर्म में ले आए। इक्वेशन फॉर्म में हम कैसे लेके आएंगे, कल जो हमने टाइम बनाया था, जो टाइम बनाया था वो था कोई टाइम इनटू रेट। अगर टाइम इनटू रेट करेंगे तो मेरे पास लेबर कॉस्ट आ जाएगी। यहां पे टाइम उसने मुझे कल जो हमने कैलकुलेट किया हुआ था, मुझे अब हल्का सा याद है, अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो बता दीजिएगा, 32/60 इंटू 11%, कुछ इस तरीके से हमने कल वक्त की कैलकुलेशन की थी, और फिर इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया था रेट के साथ। अच्छा, अगर इस पूरे फैक्टर को सॉल्व करें ना तो हमारे पास आंसर आता है 0.592। ठीक है, अगर हम इस फैक्टर को सॉल्व करें ना, 32/60 जमा 32/60 का 11%, तो हमारे पास जो रेट आता है वो रेट आता है 0.592। तो अगर 0.592 आता है तो इसका मतलब है कि अगर रेट को x से ज्यूम कर लिया जाए तो क्या मैं यहां पर 0.592x लिख सकता हूं? आंसर इस बिल्कुल लिख सकता हूं, यहां पे बिल्कुल लिखा जा सकता है। उसकी वजह यह है कि लेबर जो है वो टाइम और रेट, लेबर आवर्स और लेबर रेट को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट होती है। तो टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया 0.592 एक फैक्टर की फॉर्म में, और रेट हमने एक्स अज्यूम कर लिया क्योंकि यही तो हमें फाइंड करना है। ले जी, आपके पास इक्वेशन बन गई। अब आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, 5.611 प्लस 0.167 प्लस 12.10 प्लस 0.592x प्लस 14.667 और 0.448, और ये बराबर हो जाएगा 36.96 के। ले जी, ये इक्वेशन आपके पास बन गई है, और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी इसका, x का। तो मेरे ख्याल में आंसर आपके पास आता है कितना जी, 6.701 रुपीस पर लेबर आवर। ये आपका रिवाइज्ड लेबर रेट है जो है वो मेरे ख्याल से बनेगा। ओके, 6.701 ये आपका रिवाइज लेबर रेट पर आवर बनेगा। तो इसको एक दफ़ा कैलकुलेट करके आप वेरीफाई कर लीजिएगा। अब कल जो हमने लेबर रेट देखा था उसने हमसे डिक्रीज पूछा हुआ है। कल जो एग्जिस्टिंग हमने लेबर रेट देखा था, एग्जिस्टिंग लेबर रेट, वो कितना था जी, वो था 12.60। तो अगर मैं यहां से परसेंटेज डिक्रीज निकालना चाहूं तो परसेंटेज डिक्रीज है जी 12.60 माइनस 6.701 ओवर 12.60 इंटू 100। ले जी, ये है जी, और इस पे आंसर आएगा 46.82%। लेबर इतने परसेंट डिक्रीज करेंगे तो हमारी जो कॉस्ट है वो किसके बराबर हो जाएगी, टारगेट कॉस्ट के बराबर हो जाएगी। अहमद भाई बोर्ड पे रखें, नोट कर लीजिए।
जी भाई, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए जी, अब कल वाले होमवर्क के सवाल पे चलते हैं। आज का लेक्चर भाई मुख्तसर होगा। ऑनलाइन लेक्चर पे टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी पढ़ाते हुए तसल्ली नहीं होती। पढ़ते हुए शायद तसल्ली हो जाए, लेकिन पढ़ाते हुए तसल्ली नहीं होती। उसकी वजह यह है कि जब तक आप लोगों के चेहरे सामने नज़र नहीं आते तब तक ना ज़रा कोई तसल्ली नहीं होती कि आप लोगों को बात समझ आई है कि नहीं। तो इसलिए ज़रा लिमिटेड बातें मैं करूँगा इसके अंदर, लेकिन इसका कतन मतलब ये नहीं है कि जी आप लोग लेक्चर ही ना देखेंगे, जी सर ने तो लिमिटेड बातें करनी है। फिर भी सवाल वगैरह डिस्कस होंगे इसके अंदर, क्योंकि ये टारगेट कॉस्टिंग का जो चैप्टर है ना, ये बस ख़त्म हो गया है। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट इसके अंदर है ही कुछ नहीं। इसके अंदर सिर्फ एक इतना पोर्शन है जो कि हमने डिस्कस कर लिया था, बस ये पोर्शन है। और जितने भी सवाल आते हैं उसमें वो ऐसे ही देता है आपको। टारगेट कॉस्ट निकालने का उसने यही तरीका रखा हुआ है और आप टारगेट कॉस्ट इसी तरीके से निकालते हैं। तो मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब इसमें है ही कुछ नहीं और। तो ये टारगेट कॉस्टिंग वाला चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट आप समझें कि हमारा ख़त्म ही है। बस ये हम इसके सवालों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कल ये टारगेट कॉस्टिंग का चैप्टर मैं ख़त्म करा दूंगा। इसके जो बकाया सवाल हैं कोई एक दो वो करवा के, अच्छे सवाल जो हैं वो करवा के, तो मैं इसको ख़त्म करवा दूंगा। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम मंडे से एक नया चैप्टर का आगाज़ करेंगे। ले जी, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया था एक क्वेश्चन बैंक का। पहला सवाल तो था जी थ्योरी का। चलें देख लेते हैं, थोड़ी सी थ्योरी भी देख लेते हैं। पोलर कंपनी assembles and sells a range of components for motor vehicles and it is considering a proposal to add a new component to its product range. There is a component of for electric motor cars which have been given the code number NP19. The company sees an opportunity to gain market share in a market that is expected to grow considerably over time, but already competition from rival producer is strong. Component NP19 would be produced by assembling a number of parts bought in from external suppliers and would then be sold on to manufacturers of electric cars. Polar Company would use its current workforce of assembly workers to make the component. Production overheads are currently absorbed into production costs on assembly hour basis. Explain how target costing might be used in the development and production of a new product. Explain the benefits of adopting a target costing approach at an early stage in the development of a new product. If a target costing approach is used and a cost gap is identified for component NP19, suggest possible measures. अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आया है कॉस्ट गैप। ये कॉस्ट गैप क्या होता है जी? ये कॉस्ट गैप होता है एक्सपेक्टेड कॉस्ट। अगर मैं इसी सवाल का डाटा उठा लूं तो 40.452, इसमें से लेस कर देंगे टारगेट कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट कितनी है जी? 36.96। इन दोनों का जो गैप है उसको बोलते हैं कॉस्ट गैप। तो कितना बनेगा जी, जरा कैलकुलेट करते हैं। 40.452 माइनस 36.96, ये बन गया जी 3.492। तो सर दिस इज द कॉस्ट गैप, इसको कॉस्ट गैप बोलते हैं। तो अक्सर औकात वो हमसे कॉस्ट गैप पूछ लेता है, तो वो कॉस्ट गैप होता है जी एक्सपेक्टेड कॉस्ट और टारगेट कॉस्ट का डिफरेंस। चलिए जी बी पार्ट पे आते हैं। अच्छा सॉरी, वो कुछ बातें थी। यहाँ पर वो कहता है कि टारगेट कॉस्ट अप्रोच के बेनिफिट्स क्या हैं। देखिए जी, ये बात तो हमारी चैप्टर के शुरू में ही डिस्कस हो गई थी। दोबारा कोई 1-2 मिनट लगा के डिस्कस कर लेते हैं कि टारगेट कॉस्टिंग का जो है वो फ़ायदा तो नो डाउट बहुत है। उसकी वजह यह है कि जब भी आप अपने सामने एक टारगेट रख के, एक प्लान रख के चलते हैं ना, तो चीज़ें ज़रा बेहतर तरीके से हो जाती हैं। यही बात मैं आपको पेपर में समझाता हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग के। जब भी सवाल करें तो ऐसे अन्यवा शुरू ना हो जाया करें, पूरा प्लान किया करें।
जब आप प्लान करके चीज़ें करते हैं ना तो हर चीज़ कंट्रोल होती है। इसकी मिसाल मैं आपको ना थोड़ी सी ज़रा एक पर्सनल लेवल पे भी दे देता हूँ और थोड़ी सी वैसे भी दे देता हूँ ताकि आपको बात को समझ आ जाए। अक्सर लोग ना वेकेशंस के लिए बाहर के मुल्क जाते हैं। अब बाहर के मुल्क जाने के ऑब्वियसली मसला तो कोई नहीं होता इसके अंदर, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो किसी ट्रैवल एजेंट या टूर ऑपरेटर को पकड़ते हैं और उसको कहते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे मुझे इस मुल्क फ़लाने मुल्क जाना है और फ़लाने मुल्क जाने के लिए मुझे जो है वो ये चाहिए। तो वो कहेगा ठीक है जी, आपका वीज़ा होगा इतने का, आपकी टिकट होगी और सारा कुछ मिल मिला के वो कहेगा कि जी 5 लाख रुपए पर पर्सन आपने मुझे पे करने हैं, इसमें आपकी टिकट भी हो जाएगी, इसमें आपका वीज़ा भी हो जाएगा, इसमें आपका होटल भी हो जाएगा, बस खाना पीना जो आपने करना है वो 7 पैसे आप ले जाएंगे। तो आप ये काम कर लेते हैं। अच्छा, ये आपकी कॉस्ट हो गई 5 लाख रुपया। लेकिन सर अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को प्लान करके चले ना, थोड़ा सा चीज़ों को प्लान करके चले तो ये कॉस्ट ना बहुत अच्छे तरीके से बच सकती है। किस तरीके से बच सकती है? आप बजाय इसके कि टूर ऑपरेटर को कहें कि सारा कुछ कर दो, आप उससे प्लान लें और प्लान लेने के बाद आप ये चेक कर लें कि ये जो जो चीज़ें ये कर रहा है अगर मैं खुद करूं तो कितने पैसे लगेंगे। वो ऑब्वियसली उसने अगर 5 लाख आपको कोट किया हुआ है तो बीच में कोई 80-90 हज़ार लाख रुपए उसका प्रॉफिट भी है। तो आप थोड़ा सा प्लान करके ना चीज़ों की कॉस्ट को कम कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऑब्वियसली वक्त लगता है इसके ऊपर, लेकिन ये है कि आपकी कॉस्ट बड़े अच्छे तरीके से बच जाती है। सेम गोज ओवर हेयर। जब आप टारगेट कॉस्ट पे जाते हैं ना तो अगर प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के शुरू में ही आप अपनी कॉस्ट का पहले से ही प्लान बना लें कि भाई ये कॉस्ट इतनी, ये इतनी, ये इतनी, ये वाला हिस्सा इतना, ये वाला हिस्सा, लेबर इतनी, वेरिएबल ओवर फिक्स रोड, तो अगर आप इस तरीके से चीज़ों को प्लान करके चलेंगे ना बजाय इसके कि आप बेहंगम चलें, तो आपकी टारगेट कॉस्ट जो है ना वो आपको बहुत फ़ायदा दे सकती है। और दूसरी बात ये मैंने आपको बताया था कि चूंकि हम जिस तरह के ज़माने में रह रहे हैं यहाँ पे हमारे पास तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। हम अगर एज अ कस्टमर बात करें तो एज अ कस्टमर तो हमें बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो हमें चीज़ें सप्लाई करने को तैयार बैठे हुए हैं। तो अब बारगेनिंग पावर हमारी स्ट्रांग है, ठीक है, उनकी स्ट्रांग नहीं है। अब ऐसा नहीं है, वो दिन गुजर गए कि जी आपके पास एक ही ऑप्शन होती थी कि बस यहाँ से चीज़ें खरीदनी है और वो बंदा जितने भी पैसे आपको कहता था आपको पे करने पड़ते थे। अब क्या हो गया, अब ये है कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। अगर एक महंगा दे रहा है तो दूसरे से खरीद लेंगे, वो महंगा दे रहा है तो तीसरे के ऑप्शन है। लाखों करोड़ों बैरल में पूरी दुनिया की अब तो हमारे पास एक्सेस है। उसकी वजह यह है कि इंटरनेट मोबाइल की वजह से हम पूरी दुनिया को एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सप्लायर है, जिसकी दुकान है, जो चीज़ें बेचना चाह रहा है, उसने अगर अपना प्रॉफिट कमाना है तो वो सेल प्राइस बढ़ा के प्रॉफिट नहीं कमा सकता, बल्कि वो क्या करेगा, वो अपनी कॉस्ट को कम करके तो फिर प्रॉफिट कमाएगा। तो अगर कॉस्ट को कम करके प्रॉफिट कमाएगा तो ज़ाहिरी बात है कि उसने अपनी कॉस्ट को प्लान करके चलना है। तो जब तक वो कॉस्ट को प्लान करके नहीं चलेगा तो कॉस्ट तो उसकी बेहंगम रहेगी। और याद रखिएगा, ये कॉस्ट में कमी हो जाना ना बड़ी बड़ी ज़बरदस्त बात होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि आजकल प्रॉफिटेबिलिटी यही है कि आपने ख़रीदने के टाइम पे कितनी अच्छी बार्गेनिंग कर ली। अगर आपने चीज़ें सस्ती ख़रीद ली ना तो बस ठीक है मेरे भाई, फिर तो आपकी मौज हो गई, फिर तो ज़बरदस्त हो गया, फिर तो आप अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपने चीज़ें ही महंगी ख़रीद ली तो सर ये मत सोचिएगा कि जी आप महंगी बेच के प्रॉफिट पूरा कर लेंगे, वो महंगी बिक नहीं सकती, क्योंकि आपके पास जो है ना सप्लायर की पावर अब बार्गेनिंग बहुत कम हो गई है, ना होने के बराबर हो गई है। ओके, चलिए जी, उसके बाद आ गया जी कॉस्ट इंफॉर्मेशन फॉर द न्यू प्रोडक्ट NP19। पार्ट 1922। ईच यूनिट ऑफ कंपोनेंट NP19 रिक्वायर्स 1 यूनिट ऑफ पार्ट 1922। ये जो प्रोडक्ट है, ये जो कंपोनेंट है NP19, ये बनाने के लिए हमें एक यूनिट चाहिए 1922 कंपोनेंट का। दीज बॉट इन पार्ट्स आर परचेज इन बैच 5000 यूनिट्स। हम ये 5000 की क्वांटिटी में खरीदते हैं एंड द परचेज कॉस्ट इज 5.30 ईच प्लस डिलीवरी कॉस्ट ऑफ 2750 पर बैच। वैसी बात है जैसे पिछले सवाल में की थी। वो कहता है कि जी परचेज कॉस्ट 5.30 रुपये है और डिलीवरी कॉस्ट जो है वो 2750 पर बैच है और एक बैच में 5000 है, तो यहाँ से आप पर यूनिट डिलीवरी चार्जेस भी निकाल लेते हैं। फिर है जी पार्ट 1940। ईच यूनिट ऑफ कंपोनेंट NP19 रिक्वायर्स 20 सेंटीमीटर ऑफ पार्ट 1940। तो NP19 जो है 20 सेंटीमीटर चाहिए उसको पार्ट 1940 का, जिसकी कॉस्ट है 2.40 पर मीटर टू परचेज। सर ये वही बात है जो पिछले वो आईफोन वाले सवाल में देखी थी हमने कि वहाँ पे हमें मिलीमीटर में दी गई थी जबकि मीटर में कॉस्ट दी गई थी। तो यूजेज मिलीमीटर में थी, कॉस्ट मीटर में थी, तो हमने उसे कन्वर्ट किया था। यहाँ पे उसने सेंटीमीटर में हमें दे दिया है और कॉस्ट उसने दे दिया मीटर के अंदर, तो कोई बात नहीं, हम अपने 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। However, it is expected that there will be some waste due to cutting।
सर कुछ मटेरियल ज़ाया भी होगा तो ज़्यादा ख़रीदना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा कि ये लॉस जो हमारे पास है वो परसेंटेज ऑफ परचेज क्वांटिटी है या रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, एंड दैट 5% ऑफ द परचेज्ड पार्ट विल बी लॉस्ट इन द असेंबली प्रोसेस। तो सर जी ये तो परचेज क्वांटिटी, इनपुट क्वांटिटी का लॉस है, ये रिक्वायर्ड क्वांटिटी का लॉस नहीं है। Other parts of the component NP19 will also be bought in and will cost rupees 7.20 per unit of the component। वो कह रहा है कि component NP19 जो है उसको भी खरीदा जाएगा और उसकी कॉस्ट है 7.20 पर यूनिट। ठीक है जी, ओके है। असेंबली लेबर, it is estimated that each unit of component NP19 will take 25 minutes to assemble। वो कहता है कि NP19 का जो हर एक यूनिट है वो 25 मिनट लगाएगा। असेंबली लेबर विच इज़ नॉट इन अ शॉर्ट सप्लाई इज पेड इज 24 पर आवर, हम 24 पर घंटा पे करते हैं। इट इज़ ऑल्सो एस्टिमेटेड दैट 10% ऑफ द पेड लेबर टाइम विल बी आइडल टाइम। ले जी, सवाल में उसने वर्कड टाइम को बोला था कि वर्कड टाइम जो है वो हमारा आइडल टाइम है, उस पर परसेंटेज कैलकुलेट होगी, लेकिन आज उसने बोल दिया कि 10% ऑफ पेड लेबर टाइम। आज पेड टाइम के ऊपर है, तो कल हमने वर्क के लिए ग्रॉसिंग अप नहीं की थी, वो देखें डायरेक्ट हमने अपने वर्कड आर पे परसेंटेज लगा दी थी। आज चूंकि पेड लेबर आ रहे हैं तो आज हम ग्रॉसिंग अप करेंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एनालिसिस ऑफ रिसेंट हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन ओवरहेड शोज द फॉलोइंग कॉस्ट। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड है जी 9,12,000 के। टोटल असेंबली, ये वही बात है जी, मंथ 1 मंथ 2 के प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, आगे असेंबली लेबर आ रहे हैं। ज़रा एक दफ़ा चेक करें फिक्स हैं कि वेरिएबल है। तो अगर एज्यूम किया जाए कि ये फिक्स हैं तो सर फिक्स तो लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज होने से चेंज नहीं होते, फिक्स रहते हैं, ये तो चेंज हो रहे हैं। और दूसरा ये कि अगर तो ये प्योर वेरिएबल है तो डिवाइड करके देख लें क्या पर यूनिट सेम आता है और पर यूनिट सेम नहीं आएगा, तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। हाई लो मेथड लगा के अलग करना था इनको। फिर कहते हैं जी फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड एट अ रेट पर असेंबली आर बेस्ड ऑन नॉर्मल एक्टिविटी लेवल्स। वो कहते हैं जी फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं एट अ रेट पर असेंबली आर बेस्ड ऑन नॉर्मल एक्टिविटी लेवल्स इन अ नॉर्मल ईयर। पोलर कंपनी वर्क्स 2.5 लाख असेंबली लेबर आर। ठीक है जी, असेंबली लेबर आर इतना साल में करते हैं काम। तो भाई वही बात है, ऊपर मंथ के ओवरहेड्स दिए गए हैं, नीचे हमें साल का डाटा दिया गया है, 2.5 लाख असेंबली आर साल के हैं, तो ठीक है मेरे भाई। Polar company estimates that it needs to sell component NP19 at a price of not more than rupees 56 per unit to be competitive। वो कहता है कि भाईजान हम 56 रुपये से ज़्यादा नहीं बेच सकते, और ये समझा जाता है कि एक्सेप्टेबल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑन कंपोनेंट सोल्ड बाय कंपनी इज़ 25%। वो कहता है कि एक्सेप्टेबल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कितना है जी, दैट इज़ 25%। ग्रॉस मार्जिन इज़ डिफाइंड एज द सेल्स प्राइस माइनस द फुल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल। तो बस ठीक है जी, ये तो काम हम कर लेंगे। और वो कहते हैं कि जी एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट कंपोनेंट 19 की बता दें, और साथ ही साथ वो कहता है कि कॉस्ट गैप बता दें कि जी कॉस्ट गैप कितना है। चलें जी, हम इस सवाल को सॉल्व करने की जरूरत करते हैं और देखते हैं जी हालात किस तरफ जाते हैं। सवाल तो आसान ही है, कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है। दैट्स वेरी इजी, लेमन स्क्वीजी। इंशाल्लाह टारगेट कॉस्टिंग के कुछ 3 एक सवाल और करेंगे तो बस फिर कहानी ख़त्म हो जाएगी, आपको इस पर अबूर हासिल हो जाएगा। और वैसे आपको मज़े की बात बताऊं, वो जो टारगेट कॉस्टिंग के हमने 3 सवाल और करने हैं, वो 3 सवाल असल में टारगेट कॉस्टिंग के नहीं है, बल्कि वो कॉस्टिंग के हैं। वो एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकालने के उसमें रोले हैं। टारगेट कॉस्ट तो बिल्कुल ऐसी निकल आएगी जैसे ही आपके सामने मौजूद है। ओके जी, हमें निकालनी है सबसे पहले एक्सपेक्टेड कॉस्ट। हम सबसे पहले एक्सपेक्टेड कॉस्ट की तरफ आते हैं। एक्सपेक्टेड कॉस्ट में सबसे पहले लग रहा है जी पार्ट 1922 और इसकी अपनी कॉस्ट है 5.30। तो अगर पार्ट 1922 की बात की जाए तो पार्ट 1922 की अपनी कॉस्ट है ₹5.30, और कुछ ना कुछ डिलीवरी चार्जेस भी तो है जी, वो भी तो हम दे रहे हैं। तो डिलीवरी चार्जेस कितने हैं जी, उसने बताया एक बैच में 5,000 यूनिट्स हैं और डिलीवरी कॉस्ट है जी 2750। तो इसका मतलब है कि हम अगर पर यूनिट काम कर रहे हैं तो पर यूनिट के लिए हमें डिलीवरी कॉस्ट को भी पर यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे जैसे पिछले सवाल में किया था। तो 2750 डिलीवरी कॉस्ट और 5,000 टोटल यूनिट्स इन अ बैच, तो पर यूनिट डिलीवरी चार्जेस आ जाएंगे और जो टोटल कॉस्ट हमारी बनेगी वो बनेगी 5.850, 5.850। ये हमारी क्या है, ये हमारी
पार्ट 1922 की कॉस्ट है। ठीक है मेरे भाई, और बोले तो सही अहमद भाई, सब अच्छा है अहमद भाई? अहमद भाई सो गए मुझे लग रहा है, अच्छा जाग रहे हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है जी पार्ट 1940। यार अजीब जी पार्ट है, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं हमें। हाँ जी, इसके बारे में हमने पढ़ा ये था कि भाई ये लगता है 20 सेंटीमीटर, और अगर ये 20 सेंटीमीटर लगता है और इसमें 5% इनपुट क्वांटिटी का लॉस भी है, इसका मतलब है कि ये 20 सेंटीमीटर नहीं मंगाना पड़ेगा बल्कि इसको 5% ग्रॉस अप करके उतना मंगाना पड़ेगा। और रेट इसका है जी 2.40 पर मीटर। तो सर दो बातें हो गई, एक बात तो ये हो गई कि पहले इस 20 सेंटीमीटर को हमें मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि हमारे जो रेट दिया गया है वो मीटर्स में दिया गया है, ओके। तो हमें इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मीटर में कन्वर्ट करने के बाद इसको 5% ग्रॉस अप करना पड़ेगा क्योंकि कुछ लॉस भी है। तो ठीक है जी, हम क्या करते हैं, हम करते ये हैं कि जो 20 सेंटीमीटर दिया गया है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो भाई 100 से डिवाइड करते हैं, ओके। सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, तो 20 डिवाइड बाय 100 दैट वुड बी द आंसर, दैट वुड कन्वर्ट 20 सेंटीमीटर्स इनटू मीटर्स। उसके बाद लॉस देखना है, तो मेरे भाई इसका जो आंसर होगा वो 95 पे पड़ा होगा, ग्रॉस अप है ना, तो हमने कहां पे लेके जाना है, हमने 100 पे लेके जाना है। तो इस आंसर को डिवाइड कर दें 95 पे और मल्टीप्लाई कर दें जी 100 पे, तो आपका जो ये आंसर है ये ग्रॉस अप हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अब ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो आपने परचेज करनी है। और लास्ट तो वेरी सिंपल कि जो उसने आपको रेट दिया है मीटर्स में उसको मल्टीप्लाई कर दें। लें जी, ये फैक्टर आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, और इसका आंसर हमारे पास आ रहा है जी 0.505, 0.505। उसके बाद कुछ अदर पार्ट्स भी इस्तेमाल हुए 7.2 के। तो अदर पार्ट 7.20 के हमारे इस्तेमाल हो गए। नेक्स्ट क्या करना है मेरे भाई, नेक्स्ट करना ये है कि उसने हमें लेबर कॉस्ट दी है, असेंबली लेबर कॉस्ट। असेंबली लेबर कॉस्ट के बारे में उसने दो बातें कही हैं। वो कहता है कि जी 25 मिनट लगते हैं प्रोडक्ट को बनाने में, और रेट है ₹24 पर आवर। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस 25 मिनट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स के अंदर। वो जारी बात है, हम डिवाइड बाय 60 करके इसको आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे, एक बात। दूसरी बात ये कि उसने कहा कि 10% आइडल टाइम भी है, और जो आज आइडल टाइम है वो आइडल टाइम परसेंटेज ऑफ वर्कड आवर्स नहीं है बल्कि परसेंटेज ऑफ पेड आवर्स है। तो इट मीन्स कि हमें इसको भी ग्रॉस अप करना पड़ेगा। जैसे कल के सवाल में किया था कि हमने क्या किया था, हमने डायरेक्ट परसेंटेज लगा दी थी क्योंकि वो वर्कड आवर्स थे ना, सवाल में जो गिवन होते हैं वो वर्कड आवर्स होते हैं। ये 25 मिनट वर्कड आवर्स हैं, ओके। कितना काम करेंगे तो बनेगा आईफोन, सॉरी प्रोडक्ट NP19 बनेगा। तो इसीलिए करना क्या पड़ेगा भाई, करना ये पड़ेगा कि उसने चूंकि पेड आवर्स पे परसेंटेज दे दिया है तो हमें इसकी ग्रॉसिंग अप करनी पड़ेगी। तो ठीक है जी, ग्रॉसिंग अप करते हैं हम इसकी। तो 25 मिनट अगर लगते हैं, गौर कीजिएगा, तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो आप डिवाइड करें 60 पे। तो जब आप इसको 60 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे, लेकिन आपकी पेमेंट इन आवर्स पे नहीं हो रही, आपकी पेमेंट हो रही है पेड आवर्स पे, और ये जो है ये वर्कड आवर्स हैं। इसके अंदर आइडल टाइम आपको ऐड बैक करना पड़ेगा। तो ऐड बैक करने के लिए सिंपल ये है कि ग्रॉसिंग अप कर दें। एज्यूम करें कि ये 90 पे पड़ा हुआ है, 100 10% है ना, 10% है। तो याद रखिएगा, अगर रिक्वायर्ड क्वांटिटी, मटेरियल के केस में रिक्वायर्ड क्वांटिटी हो और लेबर के केस में वर्कड आवर्स हो, इन पे अगर लॉस हो या आइडल टाइम हो तो फिर आप परसेंटेज इन पे लगाएंगे। और अगर मटेरियल के केस में परचेज क्वांटिटी या इनपुट क्वांटिटी पे लॉस हो तो क्रॉसिंग अप, और अगर हमारे पास लेबर के अंदर पेड आवर्स के ऊपर लॉस हो तो फिर ग्रॉसिंग अप। तो ये पेड आवर पर लॉस है तो ग्रॉसिंग अप हो रही है, और हमारे पास लेबर का रेट है जी 24 रुपए पर आवर के हिसाब से जो है वो हमने पेमेंट किया है। तो सर हमारी जो लेबर कॉस्ट बनी वो बनी
11.11, ये हमारी लेबर कॉस्ट आ गई। देन वी हैव वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, और आपको ये बात बता दी थी कि ओवरहेड्स के आर्स वही होते हैं जो लेबर के आर्स होते हैं, तो जितने आर्स उसके थे वही इसके हुए। क्या इसको भी क्रॉस अप करेंगे? आंसर इज नो। ओवरहेड्स में आइडल टाइम इंपैक्ट नहीं होता। ओके, ओवरहेड्स में हमेशा वर्क आवर लेने होते हैं, पेड आवर नहीं लेने होते। हाँ, अगर दोनों बराबर हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर सवाल में आइडल टाइम का जिक्र है तो आपने ओवरहेड्स आइडल टाइम पे चार्ज नहीं करने। ओके, तो भाई अब क्या होगा? अब इसका रेट है 9, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 9 के साथ, देन व्हाट वुड बी द आंसर? द आंसर वुड बी 3.750, 3.750, सॉरी सिफर, सॉरी 0। ओके ओके अहमद भाई, और वो आ गया जिसका सबको इंतजार था, फिक्स्ड ओवरहेड्स। सॉरी सर, वो आ चुका है जिसका सबको इंतजार था, वो सैर कर रहा है जिसका सबको इंतजार था, वो गाड़ी चला रहा है जिसका सबको इंतजार था। समझ रहे हो? ये काट देना, आगे चले। उसके बाद करेंगे जी, क्या करेंगे हम कि हम हाई लो मेथड लगा के इनको अलग अलग कर देंगे। सो देयर वुड बी वर्किंग वन हाई लो मेथड। जी मेरे भैया, क्या बताया है उसने बताया कि जी पहले महीने की कॉस्ट है जी 62 मिलियन और दूसरे महीने की कॉस्ट है 70 मिलियन। तो ठीक है मेरे भाई, पहले महीने की 70 मिलियन, दूसरे की 62 मिलियन, और नंबर ऑफ आवर्स मंथ 1 के कितने हैं? 2,30,000, 1,90,000। नहीं सॉरी दोस्त, गलती होगी मेरे से। आई एम सॉरी मैन, आई एम सॉरी, आई हैव रिटन द रॉन्ग डाटा मैन। मैंने तो क्वेश्चन 2 का डाटा लिख लिया मैन, दिस इज रॉन्ग मैन। ओके, 9,12,000। मुझे पता था, चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं कि यो हो सर ये क्या कर रहे हैं, सर ये क्या हो रहा है। मुझे पता था मुझे नहीं पता था सर, हम तो व्हाट्सएप स्टेटस पढ़े थे दूसरे का मोबाइल पे। हमने तो आपका लेक्चर ही 2.5 पे लगाया हुआ है, हम तो आपका लेक्चर 2.5 पे देख रहे हैं। तो अगर आप 2.5 पे देख रहे हैं तो बैठे बैठाए इसको हम 0.5 बना देते हैं। वो कैसे बनेगा? प्रोडक्शन ओवरहेड्स के आर्स मंथ 2 के 22,000 और मंथ 1 के टोटल आवर्स 18,000। ठीक हो गया भाई। अब यहां से हाई लो मेथड लगाएंगे और हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो लोग 2.5x पे देख रहे हैं उनको इस वक्त आवाज बिल्कुल 1x वाली आ रही होगी। तो आप अगर मेरे साथ उस्तादी लगाएंगे तो फिर भाई भी आपके साथ उस्तादी लगाएगा। ओके, अच्छा चले छोड़े, फजूल बातें करा लो इनसे। ले जी, हाई लो मेथड जरा कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद क्या होगा? 9,48 माइनस 9,12, 36,000। और वो आ गया जिसका सबको इंतजार था। आज नहीं आएगा वो, आज हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। क्यों भाई अहमद? ओके, 36,000 डिवाइड बाई 4,000 रुपीज मैन, 9 पर यूनिट। सो 9 पर यूनिट जो है वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो बन गई। अब यहां से क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट निकालेंगे पहले। टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो कितनी है? किसी भी एक नंबर ऑफ आवर्स में 9 को पुट कर देते हैं, 18,000 इंटू 9। तो अगर आप 18,000 इंटू 9 करेंगे, व्हाट वुड बी द आंसर मैन? ये मेरे ख्याल में बनेगा 1,62,000। 1,62,000, दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट अगर निकालनी है तो टोटल कॉस्ट कितनी है जी? 9,12,000। 9,12 में से 1,62 निकाल दें तो आपके पास क्या कॉस्ट आएगी? 7.5 लाख, 750,000। दिस इज माई फिक्स कॉस्ट। ठीक हो गया मेरे भाई। ले जी, ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ गई, लेकिन याद रखिएगा कि ये डाटा जो था वो मंथ था,
ये पर मंथ फिक्स कॉस्ट आपकी आई है। हमें क्या करना है जी, हमें अब यहां से एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है। एब्जॉर्प्शन रेट के लिए एब्जॉर्प्शन रेट 7.5 लाख बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय 2.5 लाख जो कि आर्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम मेरे भाई ये है कि ये जो 2.5 लाख है ना, ये 2.5 लाख साल के हैं और ये 7.5 लाख पर मंथ है, तो ये लाइक वर्सेस लाइक नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, इस महीने को साल में कन्वर्ट कर दें। तो अब बताइए जी कि अब आपके पास आंसर क्या आएगा। अब आपके पास एब्जॉर्प्शन रेट गालिबन आएगा ₹36 पर लेबर आर, ₹36 पर लेबर आर। तो अगर आपके पास आंसर ₹36 पर लेबर आर आ रहा है, तो फिर अब क्या करेंगे, अब आप फिक्स्ड एफर्ट्स एक यूनिट को बनाने के लिए इतने आर लग रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं, और एक लेबर आर का रेट है 36, तो सर ये प्रोडक्ट की कॉस्ट में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 25 डिवाइड बाय 60 ये आर्स लग रहे हैं, और एक आर को लगाने का जो हमने एब्जॉर्प्शन रेट निकाला वो 36 है, तो ये हमारे फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। तो आंसर इज 15। ठीक है जी, तो अब हम इसको टोटल करेंगे, और टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट हमारी कितनी है जी, टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट है जी 43.416। हाँ मैन, आपको क्या लगता है आप नहीं होगे तो मैं सवाल नहीं कर सकूंगा? आई कैन डू इट मैन। चलिए जी, यहां तक सब अच्छा है, 43.416। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब हमें चाहिए जी टारगेट कॉस्ट, क्योंकि उसने कॉस्ट गैप भी पूछा हुआ है, तो हम यहां पे करते हैं लेस टारगेट कॉस्ट। इसको तो वर्किंग वन करें ना, ये वर्किंग वन नहीं हमने रेफर किया। हम टारगेट कॉस्ट यहां से लेस करेंगे, और ये काम होगा वर्किंग टू में। वर्किंग टू टारगेट कॉस्ट, ले जी। टारगेट कॉस्ट के मुतालिक भाई साहब ने क्या फरमाया, भाई साहब ने फरमाया पोलर कंपनी एस्टिमेट्स दैट इट नीड्स टू सेल कंपोनेंट NP19 एट अ प्राइस ऑफ नॉट मोर देन ₹56 पर यूनिट। प्राइस आ गई। एंड इट इज कंसिडर्ड दैट एन एक्सेप्टेबल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑन कंपोनेंट सोल्ड बाय द कंपनी 25%। तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मार्जिन सेल के ऊपर परसेंटेज लगानी पड़ेगी। तो 56 के ऊपर हम क्या करेंगे, 25% लगाएंगे। ये देखिए, सेल प्राइस हमारी हो गई 56, टारगेट कॉस्ट लेस करेंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, टारगेट मार्जिन। टारगेट मार्जिन उसने बताया जी 25% है, तो 56 का 25% करेंगे तो क्या आएगा, अभी देख लेते हैं। 56 इंटू 0.25 14, तो ये कितना बना मेरे भाई, ये बना 42। इसका मतलब है कि टारगेट कॉस्ट इज 42। ओके, टारगेट कॉस्ट इज 42। वैसे आप एक काम और भी कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप 56 के 25% पे पहले मार्जिन निकालें फिर माइनस करके ये निकालें, आप डायरेक्ट 56 पे 75% लगा दें, तो ये आंसर आ जाएगा। ये भी काम हो सकता है, लेकिन बहरहाल चूंकि हम शुरू में हैं अभी, तो इसलिए मैं तो पूरे कोई ज़रा कहता हूँ कि पूरे पे कर लें, लेकिन अगर आप डायरेक्ट 75% पे भी लगा देंगे ना तो काम चल जाएगा। तो टारगेट कॉस्ट आ गई जी 42, एंड देन वी हैव अ कॉस्ट गैप। टारगेट कॉस्ट गैप 1.416, और वो आ गया जिसका सबको इंतजार था। तो भाई दिस इज द कॉस्ट गैप जो कि आपने कवर करना है। अहमद भाई कैमरा जरा बोर्ड पे रखिएगा, मेरा चेहरा देख के इनको कुछ नहीं मिलेगा, ये जरा नोट कर लें।
ओके भाई, अब जिन्होंने नोट नहीं किया वो पॉज करके नोट कर सकते हैं। आइए ज़रा मुझे एक दो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है। पेज नंबर 625 पे आइएगा। यहाँ पे सवाल नंबर 3 है जी, हाईटेक लिमिटेड का। ये एक अच्छा सवाल है जो कि हमने डिस्कस करना है और ये सवाल आपका होमवर्क है। कल आप ये आज ये सवाल आप कर लीजिएगा, कल फिर इंशाल्लाह इसे डिस्कस करेंगे। मैं सवाल आपके सामने पढ़ता हूँ जी, थोड़ी सी डिस्कशन कर लेता हूँ। सोल्यूशन मैं आपको नहीं बताऊँगा, डिस्कशन मैं आपके साथ थोड़ी सी कर लेता हूँ। पेज 625 पे क्वेश्चन नंबर 3 है जी, Hi-Tech Limited assembles and sells various components of heavy construction equipment. HL is working on a proposal of assembling a new component EXV99. Based on study of the product and market survey, the following information has been worked out. Projected lifetime sale of the component 5 लाख यूनिट्स, सेलिंग प्राइस पर यूनिट और टारगेट ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज 40%। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि ये आपको टारगेट कॉस्ट निकाल है। ठीक है, तो सवाल में ऐसे ही डाटा होगा, कोई इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है। इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द न्यू कंपोनेंट इज एज फॉलोज। लें जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहा है। 1 यूनिट ऑफ EXV99 वुड रिक्वायर, ये जो प्रोडक्ट EXV99 हम बनाना चाह रहे हैं, इसके एक यूनिट में हमें क्या क्या चाहिए होगा? 3 पार्ट्स चाहिए होंगे, डबल एक्स, डबल वाई, डबल जी। डबल एक्स का 1 यूनिट चाहिए और उसकी कॉस्ट दे दी गई। डबल वाई का 1.5 kg चाहिए, उसकी कॉस्ट दे दी गई। और डबल जी का 1 यूनिट चाहिए, उसकी कॉस्ट दे दी गई। द अबव पार्ट्स वुड बी इम्पोर्टेड इन अ लॉट, ये जो पार्ट्स हैं इनको एक लॉट में इंपोर्ट किया जाएगा फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1000 यूनिट्स ऑफ EXV99, और इससे हम 1000 यूनिट्स EXV99 के प्रोड्यूस करेंगे। कस्टम ड्यूटी एंड अदर इंपोर्ट चार्जेस वुड बी 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो ये कस्टम ड्यूटी और इसके अलावा जितने भी इंपोर्ट चार्जेस हैं वो कॉस्ट प्राइस का 15% है। HL is negotiating with the vendor who has agreed to offer further discount. HL जो है वो नेगोशिएट कर रहा है अपने वेंडर से जिसने कहा है कि मैं आपको मजीद डिस्काउंट दूंगा। तो मेरे ख्याल में सर जी, ऊपर अगर उसने आपको पार्ट्स की क्वांटिटी दे दी है और नीचे और आगे पार्ट्स की कॉस्ट दे दी है, तो ठीक है, यहाँ से आप मटेरियल की कॉस्ट निकाल लेंगे। और वो कहता है कि भाईजान 1000 यूनिट्स की लॉट इंपोर्ट की जाएगी और कस्टम ड्यूटी और अदर इंपोर्ट चार्जेस वुड बी 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो ये बात तो आपको पता है कि ये आपने कॉस्ट का पार्ट बनाने होते हैं, तो ये 15% आप कॉस्ट का पार्ट बना लेंगे। उसके बाद कहता है जी, ऑन एवरेज असेंबलिंग ऑफ 1 यूनिट ऑफ EXV99 वुड रिक्वायर 1.8 स्किल्ड लेबर आवर एट ₹200 पर आवर। ठीक है जी, एक यूनिट को बनाने के लिए 1.8 आवर्स चाहिए और 200 पर आवर जो है वो आपका लेबर का रेट है। तो ठीक है, यहाँ से आपकी लेबर कॉस्ट निकल आएगी। लेकिन सर जिंदगी इतनी आसान थोड़ी है, पास पेपर का 16 नंबर का सवाल है, सीधा सीधा थोड़ी होगा। द प्रोडक्शन वुड बी कैरिड आउट इन अ सिंगल शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स। वो कहता है कि भाईजान प्रोडक्शन जो है ना वो एक शिफ्ट में बनेगी और एक शिफ्ट होगी 8 घंटों की। एट द स्टार्ट ऑफ ईच शिफ्ट सेटअप ऑफ मशीन्स वुड रिक्वायर 30 मिनट। तो भाई सेटअप ऑफ मशीन चाहिए होगा 30 मिनट के लिए। हाँ जी, हुनैदा की कर रहे हैं, ये अब आप सोचेंगे, ये मैं तो नहीं बताऊंगा। 6% ऑफ द इनपुट क्वांटिटी ऑफ डबल वाई एंड डबल जी वुड बी लॉस्ट ड्यूरिंग असेंबली प्रोसेस। तो भाई साहब ने बता दिया कि जो मैंने पॉइंट 1 में आपको टेबल दिया हुआ ना डबल वाई डबल जी की कंजम्पशन का, इसका 6% जो है ना वो असेंबली प्रोसेस के दौरान जो है ना वो ज़ाया हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर इनपुट क्वांटिटी जो है वो लूज़ होगी तो इट मीन्स कि आपको ग्रॉसिंग अप करनी पड़ेगी, क्योंकि रिक्वायर्ड क्वांटिटी को हम देख रहे होते हैं कि डायरेक्ट परसेंटेज लगती है, इनपुट क्वांटिटी पे तो ग्रॉसिंग अप करनी पड़ती है। तो ये पॉइंट भी आपको आता है। सर अभी तक सेटअप जो मशीन की सेटअप है ना वो एक पॉइंट आया। HL works at a normal annual capacity of 4 lakh skilled hours. Actual production overheads and skilled labor hours for the last 2 quarter are as under. तो लास्ट 2 क्वार्टर्स का डाटा उसने आपको दे दिया है, क्वार्टर एंडेड, टोटल असेंबली आर, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो ठीक है मेरे भाई, हाई लो मेथड लगा के आप पहले चेक कर लीजिएगा कि इसमें वेरिएबल और फिक्स वाली बात तो नहीं है। अगर ये सेमी वेरिएबल है तो हाई लो मेथड लगा के आप इसको अलग कर सकते हैं। A special machine that would be used exclusively for the production of EXV99 would be purchased at a cost of 15 लाख। तो एक मशीन जो कि एक्सक्लूसिवली EXV99 के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होगी वो हम खरीदेंगे। For the above information, determine the discount that HL should obtain in order to achieve the target gross profit। वो कहते हैं कि जो टारगेट ग्रॉस प्रॉफिट हमने अचीव करना है वो अचीव करने के लिए हमें कितना डिस्काउंट हासिल करना चाहिए, और ये डिस्काउंट कहाँ से होगा? सर ये जो पॉइंट 1 में टेबल लिखा है ना, टेबल के नीचे दूसरी लाइन लिखी है HL इज नेगोशिएटिंग विद द वेंडर हु हैज एग्रीड टू ऑफर फर्दर डिस्काउंट। तो मेरे भाई करना क्या है? करना ये है कि आपने टारगेट ग्रॉस प्रॉफिट अचीव करना है। वो टारगेट ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? वो है जी 11,000 का 40%। ऊपर जो सबसे ऊपर टेबल है उसमें दिया हुआ है। सर जब आप टारगेट प्रॉफिट निकाल लेंगे ना तो यहां से आप अपनी टारगेट कॉस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, टारगेट कॉस्ट जब आप निकाल लेंगे ना
तो आप उस टारगेट कॉस्ट को बना देंगे कि मेरी एक्सपेक्टेड कॉस्ट जितनी भी निकलेगी वो मेरी एक्सपेक्टेड कॉस्ट नहीं है, असल में मेरी टारगेट कॉस्ट है जिसको मैंने अचीव करना है ताकि मैं अपना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कंप्यूट कर सकूं। लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें होगा ये कि मटेरियल की प्राइस जो है वो आप जिस तरह पिछले सवाल में लेबर की प्राइस को एक्सज्यूम किया था, यहाँ पे मटेरियल की प्राइस को आप एक्सज्यूम करेंगे और फिर आप सवाल को आगे लेके चलेंगे। तो भाई ये सवाल ऐसे होगा और आपने इस तरीके से सवाल को आगे लेके चलना है। ये सवाल आसान है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे तो हो जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे लेबर सिर्फ एक तरह की थी, यहाँ पे मटेरियल 3 तरह के हैं और डिस्काउंट आपको तीनों पे मिलना है। तो इसलिए ज़रा ध्यान से सोचिएगा कि ये सवाल करना कैसे है। ओके, तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आप पहुँच जाएंगे। तो ये हो गया मेरे भाई, और मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 1 भी लगे तो आप कर ही लीजिएगा। डेनमार्क आइसक्रीम, आसान सवाल है, तो ये सवाल मैं डिस्कस आपके साथ नहीं कर रहा है कि इंतहाई आसान 7 नंबर का सवाल है, और इसमें से भी 4 नंबर का बी पार्ट है वो तो है ही थियोरेटिकल, असल में तो 3 नंबर का सवाल है। तो ये सवाल भी आप ना लगे हाथों कर ही लीजिएगा, 5 मिनट में हो जाएगा। ओके, तो ये सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 3 मेरा भाई आपका होमवर्क है जो कि आपने कल करने हैं। कल इंशाल्लाह जब क्लास का आगाज़ करेंगे तो यहीं से करेंगे, और उम्मीद है कि कल बस टारगेट कॉस्टिंग को भी खैर बात कह देंगे। बस भाई मैं क्लास आज इतनी ही रख रहा हूँ, इससे आगे मैं आपको कुछ नहीं बता रहा। फिर इंशाल्लाह जब आपसे मुलाकात पीर को फिजिकल होगी तब कोई नई बातें करेंगे, अदरवाइज़ कल हम ये सवाल करेंगे। शायद मैं अपनी बात से मुकर जाऊँ, कोई एक आधी बात मैं नई चैप्टर की भी कर ही दूँ साथ ही साथ। तो लेक्चर देखना मत भूलिएगा। तो कैमरामैन अहमद के साथ सलमान हसन, क्रिश्चियन कॉलेज। अल्लाह हाफ़िज़।